हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में आप लोग सीखेंगे क्लास 11 में अकाउंट्स की कुछ थ्योरीज जो आपको स्कूल में मिस हो चुका है, पीरियोडिक में आने वाला है। क्लासेस आपने ढंग से अटेंड की नहीं है तो वन शॉट हम यहाँ पर 10-15 मिनट में कुछ थ्योरीज करेंगे अकाउंट्स के, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थ्योरीज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग में जो थ्योरीज है आपको पढ़नी है। पहला तो जीएएपी। Now, accounting principles, concept and conventions are commonly known as GAAP। जितने भी अकाउंट्स के प्रिंसिपल है, जितने भी अकाउंट्स के कन्वेंशन से रूल्स है, रेगुलेशन है, इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो हम बोलते हैं GAAP। क्या बोलते हैं? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस सबको कंबाइन करने से एक रूल्स पता चलता है अकाउंटेंट को, एक नॉर्म पता चलता है, एक कॉन्स्टेंट पता चलता है, एक लिमिटेशन पता चलता है। ठीक है, बेसिक रूल्स दैट डिफाइन द पैरामीटर्स एंड कॉन्स्टेंट विद इन व्हिच अकाउंटिंग ऑपरेट। ऐसी बेसिक रूल्स जिसके अंदर एक अकाउंटिंग काम कर सकता है, अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अपने अंदर अपना सारा क्वालिटीज वो कर सकता है, जो अकाउंट्स का कुछ डेटा है उसके पास वो सारा काम कर सकता है। वो बेसिक रूल है, वो गाइडलाइन है फॉर प्रिपेयरिंग ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशन लगता है वो जीएएपी में कंटेंट है। अब ये जीएएपी इशू कौन करता है? The ICAI has issued accounting standards to standardize the accounting practices. ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, इशू कर रहा है GAAP ताकि अकाउंट्स को स्टैंडर्डाइज कर सके। मतलब सारी कंपनी का अकाउंटेंट जब अलग अलग है तो वो सब कोई सेम मेथड में बनाए ताकि हम जजमेंट दे सके कंपनीज की। ठीक है, समझ में आया? आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर वे में प्रिपेयर कर सके। कुछ होमोजीनियस होना चाहिए ना, तब ना हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो कंपनी के बीच में। यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? रूल्स, रेगुलेशन, जो तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल्स है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं। रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। ऐसी रूल जो अकाउंटेंट अडॉप्ट करते हैं यूनिवर्सली जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, तो हर अकाउंटेंट सेम वे में करेंगे वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन जीएएपी में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आते हैं आराम से, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट आता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन आता है। क्या बोले? अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? बेसिक एजम्पशन विद इन व्हिच अकाउंटिंग ऑपरेट। जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि भाई हमको फिक्स एसेट्स में एसएलएम मेथड जाना है, डब्ल्यूडीवी मेथड जाना है, ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं। या हम जर्नल एंट्री करेंगे या हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो जिससे हम उधारी में माल बेचे वो डेटर है, तो सब कोई डेटर ही मानेगा उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिक एजम्पशन विद इन व्हिच अकाउंटिंग ऑपरेट, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स। ये जनरली एक्सेप्टेड है, सब कोई एक्सेप्ट करेगा। इट enables the user to PS the understand to PS and to PS to understand them and better in the same manner। it enables करता है यूजर्स को कि वो अपना पूरा स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे उस चीज को समझने के लिए, उस मैनर में समझने के लिए। इधर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हम जितना साल से अकाउंटेंट है, हम जितना साल से बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उतना साल से मेरे को क्या सीखने को मिला, क्या चीज हमको आज तक जो पता नहीं था वो सीखे हम एक्सपीरियंस कर करके। ठीक है, गलती कर करके सीखना, तो ये कन्वेंशन है, आउटकम है जो इतना साल से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम कितना साल से एक पीरियड को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, कितने पीरियड से फॉलो कर रहे हैं, वो सारा पीरियड से जो एक्सपीरियंस में को आ रहा है वो आउटकम है, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। दे मे अंडरगो अ चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ सकता है टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल इशू होता है, लीगल इशू होता है, ठीक है, ओनर में कुछ प्रॉब्लम, ओनर को अपना बिजनेस बड़ा करना है या ओनर का लोकलिटी अच्छा नहीं है, तो इस कारण से ये चेंजेस हो सकते हैं, टाइम टू टाइम डिफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहला रूल में फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत इजी है। फंडामेंटल में दो है तुम्हारा, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न क्या है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो ये मान के चलता है कि मैं जीवन भर जितना दिन हो सके मैं लाइफ टाइम चलाने की कोशिश करूंगा बिजनेस। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया तो कल बंद कर दिया बिजनेस।
यही है, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। मैं बिजनेस शुरू करूंगी तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि मैं क्लोज कर दूंगी बिजनेस, यही बोल रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आओ कंसिस्टेंसी एजम्पशन, मेथड या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं, जो भी मेथड से काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट रहेगा, जो अडॉप्ट किए वो कंसिस्टेंट रहेगा, यही बोला जा रहा है। वन सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड। जैसे हम एक पहला साल सिलेक्ट कर लिया, एक्सपीरियंस हमको समझ में आ गया कि मेरे मेथड अच्छा है, तो ये हम हर साल अप्लाई करेंगे, चेंज नहीं करेंगे हम कभी भी, ठीक है। एंड द बिजनेस शुड नॉट चेंज इट एवर, बिजनेस भी चेंज नहीं होगा बिजनेस में। मेथड्स क्या क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू है WDV जिसको हम बोलते हैं, या स्ट्रेट लाइन। तो अब हम पहला साल स्ट्रेट लाइन दे दिए, तब हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम हमेशा स्ट्रेट लाइन देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, एक ही सेम मेथड पे काम करेंगे। ताकि क्यों होता है ये चीज, क्यों चेंज नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से जज कर सके कि मैं अपग्रेड हुई हूँ कि नहीं, मेरा लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, मेरा कितना का प्रॉफिट हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे कैसी है। तो ये सब चीज को जज करने के लिए मेरे को सेम मेथड पे काम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस assumption, if a firm select, then it will be in no intention to switch one after another year so। अगर फर्म सिलेक्ट करता है तो उसको स्विच करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका ऐसा माना जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं कि बिजनेस बंद कर देगा, ठीक है। अक्रूवल एजम्पशन, आओ 3 एजम्पशन है मेरा। सबसे पहला गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट कंसिस्टेंसी, थर्ड अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल में क्या होता है कि जैसे मेरा वो ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ मैं उसको रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं है कि वो पैसा में होगा या मेरा माल बेचेगा कोई तब जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए। A transaction is recorded in the books of accounts at the time when it entered। जब मेरा किसी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, एंटर हुआ, हम किसी को गुड्स बेचे, अब वो मेरे को पैसा भी दिया नहीं है, बेचे, मेरे को रिकॉर्ड करना है, इसको बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस, ऐसा तब नहीं करेंगे रिकॉर्ड जब वो पैसा, इस समय रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे वो मेरे से गुड्स खरीदा, यहाँ मुझसे गुड्स खरीदे, मेरा एक ट्रांजेक्शन उससे होता ही हम उसको एंट्री कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। वेदर कैश पेड और नॉट, पैसा पे हुआ या नहीं हुआ है वो मैटर नहीं करता है, एंट्री हुई है मैं पे कर दूंगी, मैं एंट्री कर दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम परचेज मशीनरी फ्रॉम श्याम ऑन 10 फरवरी को राम श्याम से मशीनरी खरीदा, ठीक है, अमाउंटिंग टू ₹10 लाख टू बी पेड ऑन 10 अप्रैल। अभी 10 फरवरी को खरीद लिया, 10 अप्रैल को पे करेगा, तो 10 फरवरी को खरीदा तो ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, 10 फरवरी को, नॉट 10 अप्रैल, ठीक है। अब 10 अप्रैल को तो वो पे करेगा वहां पर, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ परचेज ऑन 10 फरवरी इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, दोनों पे पार्टीज में 10 फरवरी को ही रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो बेच रहा है उसके भी, राम के खाते में भी, श्याम के खाते में भी, ठीक है, नॉट इन 10 तो सेटल होगा। आओ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हमको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना, 3 तो बेसिक मेरा हुआ, गोइंग कंसर्न, नेक्स्ट कोई कंसिस्टेंसी और अप्रूवल, ठीक है। अब आते हैं हम अदर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोल के चलता है, हम आपको एक बार ओवरव्यू दे रहे फिर पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोल के चलता है कि बिजनेस अलग है, एंटिटी अलग है। मतलब मैं बिजनेस चला रही हूँ, मैं द कॉमर्स क्लास की मालकिन हूँ, तो बिजनेस अलग है, बिजनेस को एक अलग रूप में देखा जाएगा, मेरे को शिल्पा खंडेलिया को एक अलग रूप में देखा जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर हो रहा है, बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस एक अलग है, ओनर एक अलग है, दोनों अलग अलग नजरिए से देखा जाएगा। आप द कॉमर्स क्लास के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप शिल्पा खंडेलिया के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, ये बोलो, ठीक है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। अगर हम ओनर है, हम कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, क्यों लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि हम बिजनेस को दे दिए पैसा कि चल तू चला, तू बिजनेस चला, द कॉमर्स क्लास कोचिंग क्लास चला, मैं पैसा दे रही हूँ, तो ओनर मैं हूँ, मैं पैसे दे, अब वो मेरे को कमा के देगा, ऐसा बिहेव रखो, वो कमा के देगा, तो इन फ्यूचर उसको पे करना है ना मेरे को कैपिटल, उसको वो मेरे को देगा ना कैपिटल, तो उसकी लायबिलिटी है। तुम बिजनेस के अकाउंटेंट हो, तुम शिल्पा के अकाउंटेंट नहीं हो, ऐसा समझो, ठीक है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो। फेथ के लिए, अब मम्मी तुमको प्यार से रोटी बना के देती है, वो मनी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन तुम बिजनेस में काम नौकर रखे हो, वो बिजनेस में पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स
that can be measured in money terms are recorded in the books of account. जो मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी को ही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स. अब पूरे जीवन भर जब बिजनेस खत्म होगा तब हम सारा रिकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता है. हम हर एक एक साल में रिकॉर्ड करेंगे. छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स हम तोड़ दिए स्मॉलर पार्ट्स में. या तो अब आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानो, ठीक है, या आप 1 अप्रैल से 31 मार्च लो. 2 ट्रांजेक्शन चलते हैं, एक कैलेंडर ईयर, एक बैंक ईयर. बैंक ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैलेंडर ईयर होता है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर. ठीक है. इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू असेस द एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस. ये क्यों होता है, हम क्यों ऐसा डेज लेते हैं, ऐसा ईयर लेते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सके परफॉर्मेंस को. ठीक है, समझ में आया. 1 साल के लिए होता है यहाँ पर. फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है, मतलब फुल्ली डिस्क्लोज कर रहे हैं हम बिजनेस का सब चीज. बिजनेस में हर चीज लिखेंगे. आज क्या हुआ, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, किससे किए, उधारी में किए, पैसा में किए, सब चीज डिस्क्लोज करना है. डिस्क्लोज करना मतलब लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि इन्वेस्टर को पता रहना चाहिए कि मैं बिजनेस किसके साथ कर रहा हूँ. यही है. देयर शुड बी complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information. छोटा से छोटा, important से important सारा information financial statement में लिखा होना चाहिए. Relating to the economic affairs of the organization. अब materiality principle. Relative, important. पहला बताओ मटेरियल क्या होता है. अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब ये नहीं, अब तुम लोग 10 से पढ़ के आए हो, मटेरियल मतलब तुम लोग ये जानते हो सामान, दिस इज मटेरियल. नो, गलत. ये मटेरियल नहीं है. मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. अब तुम अपने आप को थोड़ा सा अकाउंटेंट समझो, सीए समझो. अब हम बोलेंगे इट इज नॉट मटेरियल, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. इट इज नॉन मटेरियल. मटेरियल, ये मटेरियल है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. नॉन मटेरियल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है. मटेरियल, रिलेटिव इंपॉर्टेंट ऑफ एन आइटम. एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज ए मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन. ऐसा कुछ कुछ इंफॉर्मेशन बिजनेस का होता है जो मटेरियल है. अब मान लो मैं कोचिंग क्लास चला रही हूँ, मेरा एक नया स्टूडेंट आया है. स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए मैं कितना इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ पैसा लगा रही हूँ, मेरे कैपिटल, मैं कैपिटल बढ़ाई हूँ बिजनेस में, मटीरियल है. ठीक है. जो मेरे साथ डीलिंग कर रहा है उनको पता रहना चाहिए, मटीरियल है, इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, सबको बताना जरूरी है, सबको जानना भी जरूरी है. यही influence the decision of an informed investor. Only those items should be disclosed who are material for the organization. वही आइटम डिस्क्लोज करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल है. अब थ्योरी बेस्ड में क्या क्या है? नोट, एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट नॉट फॉर अनदर एंटरप्राइज. वो आइटम मटेरियल होता है एक एंटरप्राइज के लिए, जरूरी नहीं वो अनदर एंटरप्राइज के लिए मटेरियल हो ही, ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एक एंटरप्राइज के लिए अगर वो मटेरियल है तो उसके लिए है. ऐसा नहीं है कि सेम वही ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के लिए सेम वही चीज अगर मटेरियल नहीं भी हो सकता है. बड़ा कैपिटल है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं फॉर एग्जांपल रिपेयर ऑफ लैपटॉप फॉर अस एंड फॉर अंबानी. हमारे लिए लैपटॉप रिपेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ाई करोगे. अंबानी के लिए लैपटॉप रिपेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, तुम लोग जान ही रहे हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल सबकी नज़र में अलग अलग है. तुम्हारे नज़र में मटेरियल अलग है, उसके नज़र में मटेरियल अलग है. समझ में आया? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस. प्रॉफिट को ऐसा नहीं है कि बचाव करना, प्रॉफिट का ऐसा नहीं बचाव करना. प्रूडेंस का मतलब होता है कि मैं प्रॉफिट को एंटिसिपेट, जबरदस्ती से मैं जबरदस्ती प्रॉफिट नहीं कमा सकती हूँ. ठीक है. एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल फॉर लॉसेस. अगर मेरी बिजनेस में लॉस में जा रही है तो मैं ऑल पॉसिबल ताकत लगा सकती हूँ अपने लॉस को बचाने के लिए. ये चीज बोला जा रहा है. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा घर जल रहा है तो जल रहा है ना, इंश्योरेंस कराए हुए है, ऐसा नहीं. ठीक है. हमको बचाव करना है, लॉस जितना तक हो सके अपने सारा एफर्ट्स लगाना है. ठीक है. कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट. कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब होता है कि हम जब भी मशीन खरीदे हैं, जिस साल खरीदे हैं उस साल का अमाउंट लिख रहे हैं, हिस्टोरिक, ताकि उसको डेप्रिसिएट करते रहे हर साल. ठीक है. ताकि मेरे को पता चले कि आज के दिन उस बिजनेस का क्या वैल्यू है, उस मशीन का क्या वैल्यू है. तो परचेज वैल्यू मतलब कॉस्ट या एनी अदर एक्सपेंसेस के साथ अगर हुआ, इंस्टॉलेशन या कैरेज. ठीक है. एंड द एसेट्स विल कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग विद द परचेज वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन इवन इफ वैल्यू मार्केट चेंजेस. अगर मार्केट में वैल्यू चेंज तब भी हम पुराने साल का लिखते हैं, हिस्टोरिक लिखते हैं. मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट वो होता है रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस.
डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अभी तक तो आप लोग इतना जान गए होंगे। अब हम बिजनेस में मान लो कुछ खरीद रहे, हम गुड्स खरीदे, हाँ हम परचेज किए गुड्स, समझ में आ रहा है, हम गुड्स परचेज किए तो बदले में जा क्या रहा है, उतना ही अमाउंट का पैसा जा रहा है। तो मैचिंग होना चाहिए दोनों के बीच में, कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है। हम पैसा किसी को पे कर रहे हैं तो यानी कि पुराना कोई उधारी था, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक में पैसा आया, तुम्हारे घर से पैसा गया, ठीक है। तो मैचिंग होना चाहिए, यही बोल रहा है कि जो रिवेन्यू तुम किए हो वो मैच होना चाहिए एक्सपेंस से, ठीक है, वेदर कैश और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ठीक है। डुअलिटी क्या होता है, डुअल कंसेप्ट होता है कि अगर तुम कोई चीज डेबिट कर रहे हो तो वही सेम चीज अमाउंट से तुम्हारा क्रेडिट होगा। डुअलिटी ये सेम, दोनों में मैचिंग प्रिंसिपल दोनों है, डुअलिटी मैचिंग दोनों साथ साथ चलता है। आओ, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट और इक्वल अमाउंट, ठीक है। डेबिट जितना अमाउंट से तुम करोगे उतना ही क्रेडिट अमाउंट से तुमको करना पड़ेगा। दैट इज फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट्स। जितना तुम डेबिट करोगे उतना ही तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके तुम बोलोगे मेरा जर्नल एंट्री बैलेंस हुई है, जर्नलाइज हो गया ट्रांजेक्शन। समझ में आया। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। Revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into and the obligation to receive the amount is established. Revenue recognized principle, revenue recognition principle तभी समझेंगे हम, तभी माना जाएगा। जैसे मान लो मेरा सेशन चल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। अब इस सेशन में तुम इलेक्ट्रिक का बिल देना 12 महीना का, ठीक है, तुम 11 महीना का पे किया है, इलेक्ट्रिक का बिल तुम 11 महीना का पे किए हो, नेक्स्ट 12th महीना का नहीं पे किए, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पे कर, तो उसकी एंट्री तुम इसी अकाउंटिंग ईयर में करो, ये बोल रहा है, ताकि हम प्रॉफिट्स को ढंग से एसर्टेन करें। तुम इस साल एक एग्जाम नहीं दिया, एक पेपर तुम इस साल नहीं दिया, तुम चला गया क्लास 12 में, अब तुम्हारे 12 स्कूल में बोल रहे हैं कि तुमको 11 का पेपर देना ही पड़ेगा, तो तुम जब 12th में आ गए हो और 11 का पेपर दे रहे हो बैठ के, तो तुम्हारा वो मार्क्स 11 में काउंट होगा कि 12 में काउंट होगा, 11 में होगा। यही बोला जा रहा है, जो चीज जिस सेशन की है खर्चा या इनकम, वो उस सेशन में रिकॉर्ड करना चाहिए, चाहे वो ऑकर हो या ना हो, तुम पे किए हो या नहीं किए हो इलेक्ट्रिक बिल, लेकिन इस सेशन किए तो मतलब इस सेशन में रिकॉर्ड तो होगा, ठीक है। जैसे सेल्स फरवरी 2018 का, रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज 2018 और अमाउंट रिसीव मई में हुआ, फरवरी का सेल हुआ है और वो तुम्हारा सेशन तो एंड हो गया होगा मार्च में, अब इसका पैसा तुमको मई में मिल रहा है, तो इसकी अमाउंट को तुम फरवरी में रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये इस सेशन से रिलेटेड है। फरवरी में बिजनेस हुआ, फरवरी में पैसा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एडवांस रिसीव, फरवरी को ही हमको कमिंग सेशन का एडवांस मिल गया, तो ये पैसा जिस सेशन में मिला है उस सेशन में तो लिखेंगे ही एडवांस बोल के, और नेक्स्ट सेशन में भी लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड ऑफ मई को रिकॉग्नाइज होने वाला था, वो तुमको फरवरी में मिल गया, तो फरवरी में तो एडवांस लिखेंगे, मई में भी लिखेंगे। समझ में आया। वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। अपने मन से हम कुछ नहीं लिख सकते, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, चाय पानी का बिल, छोटा मोटा बिल, इलेक्ट्रिक का बिल, टेलीफोन का बिल, सबका वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम अपने मन से कोई भी अमाउंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, दे आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस, जो अभी तुम लोग पढ़े हो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स था, रूल्स, ये स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो जीएपी में होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, दैट आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब करेंगे हम लोग बनाते हैं, तब ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। दीज by Council of ICAI, they are mandatory in nature. IRFS, IFRS, International Financial Reporting Standards, ये भी है। IASB, International Accounting Standard Board, और इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है उसको इंड AS बोलते हैं, पहले AS था, चेंज होके नाम इंड AS हो गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरी, आपका खत्म होता है इतना थ्योरी, आपका ये प्रिंसिपल्स बता रहा है अकाउंट्स की प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे पार्ट 2, जब मेरी आएगी वीडियो, तो उस क्लास में आप लोग सीखोगे टर्म्स, अकाउंट्स का टर्म्स, लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, कितने टाइप के एसेट्स होती है, कितने टाइप की लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट क्या होता है, पीएल क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग ब्रॉड वे में सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, एंड फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे चैनल को, ताकि सारे बच्चों को नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू।